ईयर 998 में महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा और भारत में सोने की तादाद देखकर इसे भारत आने का चस्का लग गया, जिसके फलस्वरूप इसने 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये भारत आता था और खजाना लूटकर अफगानिस्तान लौट जाता था। वक्त गुजरता गया और भारत में लुटेरों और मुगलों का आना जारी रहा। इस तरह भारत में पहले मुगल, मंगोल, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी आए। उस समय भारत यूरोपीय व्यापार के सिर्फ 3 मार्ग हुआ करते थे। पहला मार्ग मध्य मार्ग था, जो इराक, ईरान तथा सीरिया से होता हुआ भूमध्य सागर द्वारा यूरोप पहुंचाता था। दूसरा मार्ग उत्तरी मार्ग था, जो अफगानिस्तान, अक्सास रिवर और कैस्पियन सागर से होता हुआ काले सागर द्वारा यूरोप पहुंचाता था। तीसरा दक्षिणी मार्ग समुद्र द्वारा मिस्र तक और मिस्र से नील नदी के मुहाने द्वारा यूरोप को जाता था। अधिकांश व्यापार मध्य और उत्तरी स्थल मार्गों द्वारा ही होता था। कुस्तुनतुनिया उस समय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण और फेमस सेंटर था। पूर्व और पश्चिम के व्यापारी कुस्तुनतुनिया जाते थे और वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपने अपने देश लौट जाते थे। लेकिन 15वीं सेंचुरी में मध्य एशिया की राजनीतिक उथल पुथल और 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से सभी व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों ने भूमध्य सागर और लाल सागर के मार्गों को बंद कर दिया, जिसके कारण पूर्व और पश्चिम का कनेक्शन समाप्त हो गया और ये जितना भी व्यापार हो रहा था वो सब रुक गया। इस प्रकार यूरोपीय देशों ने भारत और ईस्ट एशियाई देशों से व्यापार करने के उद्देश्य से नए जलमार्गों की खोज करनी शुरू कर दी। इस काम में सबसे पहले पुर्तगालियों को सफलता मिली। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में पुर्तगालियों को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई भारत में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। 8 जुलाई 1497 पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से पूर्व की ओर एक जहाज निकलता है। जहाज पर मौजूद थे पश्चिम के कुछ व्यापारी और जहाज का कैप्टन वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाता हुआ जहाज 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पहुंच गया। लगभग 3 महीने तक भारत में रहने के बाद वास्को डी गामा अपने जहाज़ों को उपहार, भेंट, कई भारतीय मसाले और वस्तुओं से भरकर अपने देश वापस लौट जाता है। वास्को डी गामा की इस बड़ी सफलता से खुश होकर पुर्तगाल के शासक ने सभी पुर्तगाली व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की परमिशन दे दी। 9 मार्च सन 1500 को पेड्रो एल्वारेज व्यापारिक उद्देश्य से पुर्तगाल से भारत आया। उसने कालीकट के राजा जमोरिन से कालीकट में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है और मालाबार में कुछ व्यापारिक कोठियां सेटल कर दी जाती हैं। पुर्तगाली भारत में आकर अच्छी पकड़ बना चुके थे। धीरे धीरे कई और राज्यों में भी उनके द्वारा व्यापारिक फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। लगभग 1 शताब्दी तक भारत के व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा। अभी तक सब अच्छे से चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज अभी भारत में आने नहीं शुरू हुए थे। भारत में अंग्रेजों का आगमन थोड़ा देर से हुआ। इस देरी का मुख्य कारण यह था कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों का ध्यान पश्चिमी देशों पर केंद्रित था। वे अमेरिका में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई यूरोपीय देशों और विशेष रूप से स्पेन के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे। ईयर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रोवाइड कर दिया। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों को भारतीय समुद्र तट पर अपने व्यावसायिक केंद्रों को स्टैब्लिश करना जरूरी था। मालाबार तट पर पहले से ही पुर्तगालियों का अधिकार था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल एम्पायर के अंडर में ही अपने व्यापारिक कोठियों को स्थापित करने का निश्चय किया। अपने इस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए मुगल सम्राट से परमिशन लेना जरूरी था। अतः 1609 में इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन हॉकिंस को अपने एम्बेसडर के रूप में दिल्ली दरबार भेजा। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर बैठा था। हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में ब्रिटिश व्यापारिक कोठी की स्थापना की अनुमति प्राप्त कर ली, लेकिन पुर्तगालियों ने इस चार्टर को रद्द करवा दिया। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी द्वारा सफलता न मिलने पर अंग्रेजों ने बल प्रयोग का निश्चय किया। 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में मौजूद पुर्तगालियों को हरा दिया। इससे दिल्ली दरबार में मौजूद पुर्तगालियों के मान सम्मान को आघात पहुंचा। 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का परमिट दे दिया।
इसलिए 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को दिल्ली दरबार भेजा। वह गुजरात के तत्कालीन सूबेदार खुर्रम यानी कि शाहजहां से फरमान प्राप्त करने में सफल हो गया। इस फरमान से अंग्रेजों को कई व्यापारिक सुविधाएं मिल गईं। सूरत अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। इसी के साथ अहमदाबाद, भड़ौच और आगरा में भी उनकी व्यापारिक कोठियां स्थापित की गईं। 1611 में गोलकुंडा के सुल्तान की आज्ञा से अंग्रेजों ने कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टम में भी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1635 में हरिहरपुर, बंगाल और उड़ीसा के पास बालासोर में अंग्रेजी फैक्ट्रियां खोली गईं। 1651 में हुगली, पटना और कासिम बाजार में फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। जल्द ही सूरत के स्थान पर बम्बई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रधान व्यापारिक केंद्र बन गया। दरअसल दोस्तों, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। इन फैक्ट्रियों द्वारा भारत से कच्चा माल जाता था और पश्चिम के बाजारों में इन्हें महंगी कीमतों पर बेचा जाता था। अगर बात करें टैक्स की, तो कंपनी को टैक्स के रूप में उस वक्त कुल 3.5% मुगल सल्तनत को देना होता था। 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब से एक शाही फरमान जारी करवाया। इस फरमान से उन्हें बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये पूरा इलाका बंगाल कहलाता था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना बंगाल की ओर से हुई। बंगाल में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियां कलकत्ता और कासिम बाजार में थीं। जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली रहा, तब तक अंग्रेजों का ध्यान व्यापार पर ही केंद्रित था। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य में तेजी से अराजकता आई और अब ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल दरबार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। ईयर 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। अयोग्य और हठी स्वभाव का था। उस वक्त अंग्रेज बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति से चिंतित था। अंग्रेजों के व्यवहार से क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने जून 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। सिचुएशन को बिगड़ता देख अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया। अब कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं देने में आनाकानी न करे। कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जिसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में पकड़ और मजबूत हो जाती है। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।